हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चैप्टर सेकंड जो आपकी बिजनेस स्टडीज बुक में दिया गया है वो पूरे तरीके से हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यूज तो मैंने करवा ही दिए, अब हम कर लेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि पूछे ही जाएंगे, तो आपको उसको समझना कैसे है एंड उसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Vaibhav Sharma was working as the production manager in Crescent Pharmaceuticals Private Limited. To get his son admitted in school, he wanted to take leave from the office, but on the same day, an important meeting with the Chief Executive Officer (CEO) of the company was scheduled to discuss about some new medicines to be manufactured. क्या बोला गया है कि वैभव शर्मा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, और वो भी कौन सी कंपनी में, ये कंपनी का हमें नाम दे के रखा हुआ है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि उन्हें क्या करना था, उन्हें लीव लेनी थी। किस लिए लीव लेनी थी? ताकि वो अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा पाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन उन्हें लीव लेनी थी उसी दिन एक मीटिंग रखी गई जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसने रखी थी? कंपनी के सीईओ ने, ठीक है। और क्यों रखी थी? ताकि वो ये देख पाए कि कौन सी जरूरी न्यू मेडिसिन हैं जो कि मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? Considering the significance of the meeting, he did not take leave. The CEO appreciated his exemplary behavior as he gave priority to the organizational interest over his personal interest. बोला जा रहा है कि जैसे ही वैभव ने देखा कि यार मीटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए और मैं तो प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मुझे तो वहां पे रुकना पड़ेगा, तो उसने अपनी लीव कैंसिल कर दी। जो लीव उन्हें लेनी थी अपने सन के लिए वो कैंसिल कर दी उन्होंने, ठीक है। तो सीईओ ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार कितना लॉयल है, ठीक है, कितना जरूरी है ये हमारी कंपनी के लिए, तो उन्होंने इस मूवमेंट को जो कि वैभव ने किया उसे अप्रिशिएट किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सबको बताया कि देखो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए, खुद के इंटरेस्ट को बाद में रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय वैभव शर्मा इन द अबव केस। तो बोला जा रहा है हमें ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो वैभव शर्मा ने यहाँ पर फॉलो किया है। तो वैभव शर्मा ने क्या किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रख दिया और जो ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है उसको पहले रखा। तो ये चीज मैंने आपको किसमें सिखाई थी, पूरे अच्छे से मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करवाए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना है, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब अपना अपना देखने लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, खुद के इंटरेस्ट को साइड में रख के पहले कंपनी के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ठीक है। तो अगर आप खुद का इंटरेस्ट देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाओगे तो उनको भी लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैभव शर्मा ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या लिखा हुआ था कि हमें नाम तो बताना ही है, साथ में उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या देके रखी है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वही बोला जा रहा है कि इस प्रिंसिपल में बताया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको पहले रखना, उसको प्रायोरिटी देना है एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को, ठीक है।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट बोला जा रहा है दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन। अब इसका रीजन भी बताया है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमें पहले रखना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी सारे स्टेक होल्डर्स और वर्कर्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, उन स्टेक होल्डर्स एंड वर्कर्स के इंटरेस्ट को देखना रहता है, ना कि सिंगल पर्सन के इंटरेस्ट को, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम अप्लायंसेस सिंस 1987। बोला जा रहा है ये कंपनी का नाम है, ठीक है, और वो किस चीज में इन्वॉल्व है, वो मैन्युफैक्चर करती है होम अप्लायंसेस को, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो मतलब घर पे सामान रहता है ना हमारा, माइक्रोवेव, ओवन और रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चीजें वो बनाती हैं, ठीक है। इट हैज अ गुड नेम इन द मार्केट एज द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी अप्लायंसेस। बोला जा रहा है उनका नाम अच्छा खासा मार्केट में बना हुआ है क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज टू अचीव स्पेशलाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में, ताकि जिसको जो काम आता है वो उसमें क्या हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ। Since the areas of operation of the company have increased and customers have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirements of the environment. बोला जा रहा है जैसे कि उनका काम बढ़ गया, मतलब कंपनी का काम इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और कस्टमर की डिमांड भी बढ़ गई, तो कंपनी ने क्या सोचा कि जो पुराना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो फॉलो कर रहे हैं उसको वो मॉडिफाई करें, वो चेंज करें, ठीक है। State the general principle of management which the company wants to modify to meet the changing requirement. अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि कंपनी को कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कंपनी का अच्छा खासा नाम था, होम अप्लायंसेस बनाती है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, हर एक काम को संभालने के लिए, ताकि उसी काम में वो स्पेशलाइज हो जाए। तो उनको क्या करना है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ये कौन सा प्रिंसिपल है जो कंपनी फॉलो कर रही है, डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब उन्होंने एक काम को अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर उनको क्या करना होगा, डिवीजन ऑफ वर्क को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क हमने बता दिया कि ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं। Which states that the work should be divided into small tasks each performed by specialist। मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया था कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एक काम को अलग अलग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया और उन टास्क के लिए स्पेशलिस्ट को रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब समझाया हुआ है, तो ऐसे ही आपको आंसर फ्रेम करके आने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, रजत ज्वाइंड एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। बोला जा रहा है कि रजत ने भारत लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन किया एज सीईओ, मतलब जो रजत है वो कंपनी के क्या थे, सीईओ थे, मतलब सीईओ के नाम पे उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, आया समझ में। और जो भारत लिमिटेड है वो क्या बनाती है, वो बनाती है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ऑन द first day he addressed the employees. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system and he wished to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency. क्या बोला जा रहा है कि पहले ही दिन उन्होंने क्या किया, सारे एम्प्लॉयज को बुलाया एंड उन्होंने ये समझाया कि एक अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब
एक अच्छी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज से सजेशन लेनी चाहिए एंड उनको अगर लगता है वो सजेशन ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे तो उन सजेशंस को मानना भी चाहिए एंड उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं वो या तो खुद से एनवायरमेंट से परेशान आके कंपनी छोड़ के जा रहे हैं या फिर हम उन्हें निकाल रहे हैं। अगर वो खुद से जाएंगे तब भी हमारा लॉस है, हमें न्यू एम्प्लॉय देखना पड़ेगा, उसमें टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगी। और अगर हम खुद निकाल रहे हैं तब भी वही है, कॉस्ट तो लगेगी और टाइम भी जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है कि एम्प्लॉय रखा तुरंत 1-2 महीने बाद निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज हमें मिनिमाइज करनी है, हमें एम्प्लॉयज को, अच्छे एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, ना कि निकालना है, और ना ही ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिससे वो खुद निकल जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? ही इन्फॉर्म्ड ऑल एम्प्लॉयज दैट ही वुड इंश्योर दैट ऑल एग्रीमेंट वर क्लियर, फेयर एंड देयर वाज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। बोला जा रहा है कि उन्होंने ये बताया कि मैं सभी को प्रॉमिस करता हूं, सभी को ये इंश्योर करता हूं कि जो भी एग्रीमेंट्स बनेंगे सारे एम्प्लॉयज के वो क्लियर भी होंगे और फेयर भी होंगे, ठीक है। कोई अनजस्ट चीजें नहीं करी जाएंगी, ठीक है, या अनफेवरेबल चीजें नहीं करी जाएंगी। या ऐसा नहीं होगा किसी को फेवर कर रहे हैं, सैलरी ज्यादा दे रहे हैं और किसी को कम दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये भी बोला गया अगर कोई एम्प्लॉय अपना अच्छे से काम नहीं करता है या कोई चीज वायलेट करता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी फेयर लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 लोगों ने सेम चीज करी है, दोनों बराबरी के गुनहगार हैं, दोनों पे बराबरी की पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन एक को माफ कर दिया, एक पर पेनल्टी लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है? रजत, जो कि सीईओ है, ठीक है। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। अब वही चीज बता रहे हैं कि लेजी पर्सनल को, जो लेजी एम्प्लॉयज जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनको ये भी बताना है कि मैनेजमेंट की नजरों में सभी लोग इक्वल हैं। अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे या तो आपको निकाल दिया जाएगा या तो पेनल्टी लगेगी, या तो कम सैलरी पे होगी, जो अच्छा काम कर रहा है उसको बराबर होगी, ठीक है। आया समझ में? ऑल्सो दैट ही वुड वांट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज व्हिच वुड गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। बोला जा रहा है कि सीईओ रजत ही बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, टीम स्पिरिट को बढ़ाना है, टीम वर्क को बढ़ाना है, ताकि एकता बनी रहे, कंपनी में हार्मनी, पीस हो, ठीक है, और सभी एक दूसरे से कोऑपरेट करके चले, सभी के बीच में, सभी एम्प्लॉयज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे, ठीक है, एक दूसरे पे भरोसा कर पाए, उनको अच्छा लगे कंपनी में काम करके, जिस वजह से जो पेनल्टीज है वो भी मिनिमाइज हो सके। मतलब कोई अगर गलती नहीं करेगा, सब खुशखुशाल अपना काम करेंगे, अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो कोई गलती नहीं करेगा और ना ही पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? He told all present that the interest of the organization should take priority over the interest of any one individual employee। अब इन्होंने भी क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से पहले, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए। अब बोला जा रहा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल व्हिच रजत हाईलाइटेड इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉयज। अब बोला जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है हमसे कि हमें बताना है, रजत ने इतनी सारी बातें कह दी तो इसमें उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए गए हैं, वो भी फ्योल के। आपको अच्छे से पता है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्योल ने ही दिए थे, तो उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में रजत ने यहाँ पे मेंशन किया है इनडायरेक्टली, तो उनके नाम हमें बताने हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ 4 बोले गए हैं, हम पूरे के पूरे बता देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब 4 से ज्यादा रजत ने बताए हैं यहाँ पे, बट आपसे सिर्फ 4 पूछा गया है। पेपर में आएगा तो 4 लिख दो, आपकी मर्जी। अगर 4 नहीं दिया जाता तो आपको पूरे ही लिखने पड़ते, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, स्टार्टिंग से एक बार हम देखते हैं। आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से दिमाग लगाना है। एक एक स्टेटमेंट को रीड करो, क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको कौन से प्रिंसिपल में बताई थी? ये चीज मैंने आपको बताया था
किस प्रिंसिपल में? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बोला जाता है कि आपको एम्प्लॉयज के सजेशन लेने हैं, वो आपको अगर कुछ अच्छा प्लान बता रहे हैं आपको सुनना है, मानना है एंड उनको रिवॉर्ड भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला, एम्प्लॉय टर्नओवर। ये मिनिमाइज करना है, मतलब वो चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो स्टेबल रहे। तो ये किस प्रिंसिपल में बोला जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी एग्रीमेंट रहेगा क्लियर एंड फेयर रहेगा और पेनल्टीज भी फेयर रहेंगी। तो ये किस में बोला जाता है? ये डिसिप्लिन में बोला जाता है। मतलब थर्ड प्रिंसिपल क्या रहेगा, यहाँ पर लिखा है थर्ड प्रिंसिपल डिसिप्लिन, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट की नजरों में सभी एम्प्लॉयज इक्वल है। तो ये कौन से प्रिंसिपल को बताता है? इक्विटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है। तो टीम स्पिरिट वाली चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी स्पिरिट डी क्रॉप्स, जिसपे क्या बोला गया था कि टीम वर्क होना चाहिए ताकि तालमेल बना रहे, लोग अच्छे से काम कर पाए। एंड आपको क्या करना है? आई को हटा देना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटा देना, आई नहीं करना, बल्कि वी को इंक्लूड करना है कि हम सब साथ हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये हमने बता दिया टीम स्पिरिट का। नेक्स्ट क्या है, ही टोल्ड ऑल प्रेजेंट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहले रखना है एंड खुद के इंटरेस्ट को साइड में कर देना है। तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए थे, बट क्वेश्चन में 4 बोला जा रहा था। तो अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, कोई भी 4 आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ऑल्सो स्टेट 2 वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो चलो हमने प्रिंसिपल बता दिया, अब हमें ये बताना है कि कौन से वैल्यूज हैं जो रजत बताना चाह रहे थे एम्प्लॉयज को, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कोई भी 2 लिखने हैं, यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए 5 दे के रखे हुए हैं। जैसे कि वो बता रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हर एक एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रहेगा। फिर उन्होंने क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी नोकझोंक है वो रिजॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, गुड बिहेवियर इन ह्यूमन इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनमें से कोई 2 भी लिखोगे तब भी चलेगा, समझ में आया। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप अरोमा कॉफी कैन इन अ फेमस मॉल इन न्यू दिल्ली। बोला जा रहा है कि जैसे ही रजत ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को कंप्लीट किया, जो कि उन्होंने अब्रॉड में किया था स्वीडन में, वो इंडिया रिटर्न आए एंड उन्होंने एक कॉफी शॉप खोला जिसका नाम क्या है, अरोमा कॉफी कैन। कहाँ पे खोला? न्यू दिल्ली में, ठीक है। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफी शॉप वॉज द स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफी एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम। बोला जा रहा है उस कॉफी शॉप की क्या स्पेशलिटी थी? स्पेशल अरोमा, जो खुशबू होती है ना कॉफी की, वो उसकी स्पेशलिटी थी। एंड बहुत सारे फ्लेवर्स उन्होंने रखे हुए थे उस कॉफी शॉप में, कॉफी के बहुत सारे फ्लेवर्स थे, एक ये भी उनकी स्पेशलिटी थी, ठीक है। Somehow the business was neither profitable nor popular। बोला जा रहा है इतनी अच्छी चीजें करने के बावजूद भी वो बिजनेस जो है ना ही प्रॉफिटेबल था, ना ही पैसा कमा के दे रहा था, ना ही प्रॉफिट कमा के दे रहा था, और ना ही लोगों के बीच में पॉपुलर था। मतलब लोग नहीं जानते थे इस कॉफी शॉप के बारे में, ठीक है। फिर क्या हुआ, संचित वॉज कीन टू फाइंड आउट द रीजन। तो संचित जानना चाहते थे, इतना सब कुछ कर लिया, फ्लेवर अच्छा है, अरोमा खुशबू अच्छी आती है, तो यहाँ पर मेरा बिजनेस पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा और मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं दे के रख रहा, ठीक है। तो उनको रीजन जानना था, तो उन्होंने क्या किया, ही अपॉइंटेड सांध्या एन MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉजेस फॉर द सेम। अब उन्होंने सांध्या को क्या किया, अपॉइंट किया
जो कि उन्हें मैनेजर एज मैनेजर रखा ताकि वो पता कर पाए कि क्या रीजन है जिस वजह से उनका कॉफी शॉप अच्छे से चल नहीं रहा, ठीक है। Sandhya took feedback from the clients and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order। उन्होंने क्या किया, मतलब सांध्या को अपॉइंट किया था एज मैनेजर, तो सांध्या ने क्लाइंट्स से पूछा, मतलब जो भी वहां पे आते थे ना अरोमा कॉफी शॉप पे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे फीडबैक लेना चालू किए कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई। तो क्लाइंट्स ने ही उन्हें बताया कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर देने के बाद बहुत ही लंबे टाइम तक उन्हें वेट करना पड़ता है, ठीक है। एक एक डेढ़ घंटे तक उनका ऑर्डर टेबल पे आता ही नहीं है, जिस वजह से उनका मूड खराब होता है, ठीक है। आप भी खुद सोचो कि आपको भूख लग रही है, आप किसी कॉफी शॉप जा रहे हो, या चलो भूख नहीं लग रही, ठंड लग रही है, जो भी आप खाने पीने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको भूख लग रही है, अगर वो टाइम से नहीं आएगा, एक डेढ़ घंटा हो गया आया ही नहीं, तो आपकी भूख और बढ़ेगी, गुस्सा अलग आएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे अगली बार तो मैं यहाँ नहीं आने वाला। सेम वही चीज क्लाइंट ने बोली, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पर थी मैं, They loved the unique, चलो यहाँ से पढ़ना है। She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated। तो उन्होंने क्या देखा, मतलब सांध्या जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहां से मतलब ऑर्डर लिया जाता है क्लाइंट से, पहले वेटर आएगा ऑर्डर लेगा और फिर ऑर्डर जाके बताता है, तो इन सब पूरी प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, तो उन्होंने वो चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी, ठीक है। शी एनालाइज एंड फाउंड आउट दैट देयर आर मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि मैंने आपको बताया, अननेसेसरी मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स हो सकते हैं, गलत चीजें हो रही हैं, मतलब टाइम डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वहां हो सकता है ये बंदा वेटर जो है डायरेक्टली जाके जो खाना बना रहा है शेफ को जाके बता सकता है कि ये ऑर्डर है, बट वो क्या कर रहा है, एक वेटर से दूसरे वेटर, दूसरे वेटर से तीसरे वेटर, तीसरे वेटर से चौथे वेटर, ऐसे करते करते बताने में ही इतने डिले हो जा रहा है, ठीक है। ये भी तो चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी, एनालाइज करना स्टार्ट करी, किसने, मैनेजर जिसको रखा हुआ था सांध्या ने, ठीक है। फिर उसके बाद शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। तो उन्होंने क्या किया, सांध्या ने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया कि कितने टाइम लगना चाहिए एक ऑर्डर लेने से, एक ऑर्डर को मतलब एक ऑर्डर लेने से उनके टेबल तक खाना पहुंचाने, ठीक है, खाना या जो भी कॉफी शॉप थी तो कॉफी पहुंचाने तक, ठीक है। शी ऑल्सो रियलाइज्ड दैट देयर वर सम फ्लेवर्स हुज डिमांड वाज नॉट इनफ। She also decided to stop the sale of such flavors। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे फ्लेवर्स तो रखे हुए हैं, लेकिन कुछ फ्लेवर्स ऐसे भी हैं जिनकी तो डिमांड ही नहीं है, तो वो फिजूल पड़े हुए हैं, ठीक है, आया समझ में। तो उन्होंने सोचा कि इन फ्लेवर्स को भी हटा दिया जाए। एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड सांध्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय सांध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, जब सांध्या ने ये सब प्रॉब्लम को, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को जाना, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, उन्होंने वो सॉल्यूशन अपनाया, जिस वजह से उस कॉफी शॉप में कस्टमर आने लगे एंड उन्हें प्रॉफिट होने लगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि कौन सी 2 टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो सांध्या ने यहाँ पे अप्लाई करी है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बोला जाता ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंड देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 टेक्निक्स बतानी है। तो सांध्या ने क्या करना चाहा, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना चाहे, जो भी चीजें खराब कर रहा था। तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है मोशन स्टडी में। मैंने आपको अच्छे से टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया था कि मोशन स्टडी क्या होता है, कि हम हर एक मूवमेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि चीजें किस ढंग से हो रही हैं, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है जिसकी जरूरत नहीं है उसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ताकि हमारा टाइम बच सके और टाइम पर काम हो पाए, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर मोशन स्टडी के बारे में बताया जा रहा है, मतलब सांध्या ने मोशन स्टडी करा एंड उसके बाद उन्होंने टाइम स्टडी भी करा। टाइम स्टडी मतलब मैंने आपको ये भी चीज अच्छे से बताई थी कि हमें देखना है कि एक काम कितने टाइम में एक
अच्छा इंसान कर सकता है। अच्छा इंसान मतलब उस काम को करने में वो माहिर हो, तो कितना टाइम वो लगाएगा उस काम को करने में, ठीक है। तो ये चीज कैसे एनालाइज करी जाती है, स्टॉप वॉच के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। तो बेसिकली यहाँ पर सांध्या ने मोशन स्टडी भी करा है एंड टाइम स्टडी भी करा है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाएगा ना, तो आपको डायरेक्ट सिर्फ नाम नहीं लिखने हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स, तो आपको इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जो मैंने आपको टेक्निक्स वाले वीडियो में पढ़ा दिया था और अभी वर्बली एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धीरेन पटेल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी। मतलब धीरेन भी क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ है, ठीक है। किस कंपनी के, मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी के, ठीक है। आया समझ में। ही इज अ वेरी इफेक्टिव मैनेजर, बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं। ही इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड इन हिज वर्क एंड एग्जिबिट्स एग्जाम्पलरी बिहेवियर, मतलब वो अपने काम में बहुत ही मेहनत करते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं, जो कि एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर है, मतलब लोगों को हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा उनका बिहेवियर है और ऐसा उनका काम भी है, ठीक है। धीरेन पटेल इंसिस्ट दैट ऑल मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स in the organization should follow a chain of authority that runs from top to bottom for all communication purposes। क्या बोला जा रहा है कि धीरेन ने क्या बोला कि सारे ही मैनेजर्स और सारे ही सबऑर्डिनेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी, किसकी, कम्युनिकेशन की। मतलब अगर उन्हें कोई बात करना है तो उनको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्लियर हुआ। मतलब पहले टॉप लेवल, अगर टॉप लेवल को या टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबसे नीचे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन तक कोई बात पहुंचानी है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, मैनेजर को बताएगा, मैनेजर सुपरिंटेंडेंट को बताएगा, सुपरिंटेंडेंट फोरमैन को बताएगा, फोरमैन फिर जाके वर्कर को बताएगा। ऐसे ही वर्कर को ऊपर तक बात पहुंचानी है तो वो भी इस लेवल से चलेगा, वर्कर फोरमैन को बताएगा, फोरमैन सुपरिंटेंडेंट को, सुपरिंटेंडेंट मैनेजर को बताएगा और मैनेजर बता देगा किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं एक चेन फॉलो होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, ठीक है। क्लियर हुआ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो बोला जा रहा है आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए धीरेन बोल रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धीरेन बोल रहे हैं आपको स्केलेटल चेन फॉलो करना है। कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन देख के समझ के ही समझ में आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे वर्ड भी दे के रखा है, चेन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि धीरेन बोलना चाह रहे हैं आपको स्केलेटल चेन फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। स्केलेटल चेन में यही चीज है कि एक प्रॉपर प्रोसेस रहनी चाहिए कम्युनिकेशन की, ठीक है, और उस कम्युनिकेशन को ही, उस प्रोसेस को ही, उस चेन को ही फॉलो करना होगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो दोनों अगर सेम लेवल पे है, जैसे कि फोरमैन को दूसरे डिपार्टमेंट के फोरमैन से बात करनी है तो वो अपने सुपीरियर को बताएंगे और डायरेक्टली बात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। क्लियर हुआ। अदरवाइज उनको चेन ऑफ कम्युनिकेशन या चेन ऑफ अथॉरिटी ही फॉलो करना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है, मतलब नाम भी बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। नाम मैंने आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन मैंने आपको कर ही दिया। बाकी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाना है वो भी समझ में आएगा, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले पेपर्स में ये पूछे गए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहीं तक थी वीडियो। आई होप आपने वीडियो देखी होगी अच्छे से एंड आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों के साथ, फेलो मेट्स, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।